है ना। हम ये देखेंगे कि कैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है सॉइल से। तो सपोज दैट दिस इज द प्लांट and this is a root of plant. Now this plant has many branches and that branches has a root hair. अभी देखेंगे हम root hair, अभी सिर्फ हम देखना चाह रहे हैं कि root hair होता कहाँ है। बहुत सारे जो हमारा मेन रूट होता है, द मेन रूट, ये मेन रूट है। मेन रूट से जो ब्रांच निकलता है उसे प्राइमरी रूट कहते हैं। सपोज दैट ये देखो, ये हमारा मेन रूट है। अब इस मेन रूट से जो ब्रांच निकला ये हमारा प्राइमरी रूट है, सॉरी ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है, और इस सेकेंडरी रूट से ये सेकेंडरी है, और इस सेकेंडरी रूट से जो ब्रांच निकलेगा, सपोज दैट यहां भी एक ब्रांच निकल रहा है, इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? इस ब्रांच को हम टर्शियरी रूट कहेंगे। टर्शियरी रूट है। फिर इस टर्शियरी रूट से आप देखोगे बहुत सारे हेयर लाइक, बहुत सारे हेयर लाइक, पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। फिर से सुने, हमारा एक मेन रूट होता है, मेन रूट होता है, उस मेन रूट से जो ब्रांच निकलता है उसे हम, मेन रूट को ही हम प्राइमरी रूट कहते हैं। तो प्राइमरी रूट से जो ब्रांच निकलता है, मान लो ये हमारा ये पूरा मेन रूट जिसे हमने प्राइमरी रूट कह दिया, इससे ये ब्रांच जो निकल रहा है ये हमारा सेकेंडरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है। अब इस देखो सेकेंडरी रूट से भी एक ब्रांच निकल रहा है, द ब्रांच व्हिच इज अराइजेस फ्रॉम द सेकेंडरी रूट दैट इज कॉल्ड टर्शियरी रूट। अब सेकेंडरी रूट से जो ब्रांच निकलेगा उसे हम टर्शियरी रूट कहेंगे। टर्शियरी रूट से देखो कि बहुत सारे हेयर लाइक पतले पतले स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, उसी को हम रूट हेयर कहते हैं। अब ये रूट हेयर क्या है जरा से ये देख लेते हैं, देन हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखेंगे। क्या है रूट हेयर? रूट हेयर इज द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। क्या है रूट हेयर? इट इज एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल। अभी मैं आपको एपिडर्मिस दिखाऊंगा। एपिडर्मल सेल, एपिडर्मिस सिंगल सेल होता है, रूट हेयर याद रखना सिंगल सेल होता है, एक ही सेल एक्सटेंड कर जाता है, मतलब एक्सटेंड होकर लंबा सा हो जाता है, लेंथ में इंक्रीज कर जाता है और रूट हेयर का रूप ले लेता है। तो हमने यही तो कहा रूट हेयर क्या है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। कोई कोई एपिडर्मल सेल बहुत लेंथ में इंक्रीज कर जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, लंबाई में बड़ा सा हो जाता है और फिर वो रूट हेयर कहलाने लगता है। अभी बना के देखूंगा। अब आते हैं अपनी टॉपिक पर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल, वाटर इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। वाटर इज प्रेजेंट, दिस इज द सॉइल पार्टिकल्स and water is present between the soil particle and the concentration of water is greater in या higher in soil particle than the root hair। पानी की जो मात्रा होती है, ये हमने जो डॉट से दिखाया ये वाटर है। अभी सिर्फ हम इसके देख रहे हैं, वाटर की मात्रा, वाटर का कंसंट्रेशन सॉइल के बीच में ज्यादा होता है रूट हेयर की तुलना में। ये जो रूट हेयर हमने बनाया है इसमें पानी की मात्रा कम, जबकि सॉइल में पानी की मात्रा ज्यादा है। सो वाटर, ये वाटर करेगा क्या? सो वाटर डिफ्यूज या वाटर मूव फ्रॉम सॉइल टू द रूट हेयर। अब ये वाटर कहां जाएगा? ये जो वाटर है भरा हुआ है ये अपना सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल है, जो सर्कल डॉट हमने ये बड़े से दिखा रखे हैं, सॉइल पार्टिकल, इन्हीं के बीच में वाटर प्रेजेंट है। अब ये वाटर कहां चला जाएगा? ये वाटर, अब ये वाटर है, ये वाटर कहां चला जाएगा? रूट हेयर में चला जाएगा। नाउ रूट हेयर डिफ्यूज दिस वाटर टू द रूट। अब ये रूट हेयर वाटर को डिफ्यूज कर देगा, मतलब ट्रांसपोर्ट कर देगा कहां पे? रूट में। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना मैंने बता दिया कि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉइल इज हायर देन द रूट हेयर। सो वाटर डिफ्यूज और मूव फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर एंड फ्रॉम रूट हेयर इट मूव्स टू द रूट। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात हो गई, समझ में आ गया
कि सॉइल में पानी की मात्रा ज्यादा था रूट हेयर की तुलना में, इसी वजह से वाटर सॉइल से रूट हेयर में चला गया और रूट हेयर से रूट में चला गया। बड़ी सिंपल बात समझ में आ गई, लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना। अब हम थोड़ा सा इसका पूरा मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे कैसे रूट हेयर वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखते जरा से इसका मैकेनिज्म पूरा। समझना आप इसको, आप यूं समझो कि हम ये रूट हेयर आप मान लो, हमने रूट हेयर क्या ले लिया है, तोड़ लिया है, रूट हेयर को काट लिया, ये रूट हेयर निकाल लिया। इसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस काट ले, क्या काट ले, टीएस काट ले, ट्रांसवर्स सेक्शन पतली सी परत काट ले। अब काट कर अगर माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई क्या देगा, या आप रूट का एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, किसका, रूट का, किसी भी प्लांट के रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन काट ले और उस ट्रांसवर्स सेक्शन पतली सी थिन स्लाइस आप काट ले, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई देगा सब कुछ। क्या दिखाई देगा, आप देखो जरा सा, ये हमारा ये एपिडर्मिस है। रूट का जो सबसे पहला लेयर होता है दैट इज एपिडर्मिस। देखना आप इसको, क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। द फर्स्ट लेयर ऑफ रूट इज एपिडर्मिस। रूट का जो पहला लेयर है वो एपिडर्मिस है, ठीक है, बना दिया हमने एपिडर्मिस। हमने कहा अभी रूट हेयर लिखा था ना, क्या लिखा था, रूट हेयर क्या था हमारा, रूट हेयर था एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। तो यही तो एपिडर्मिस है। ये क्या है, हम यहां पर दिखा दे रहे हैं आपको कि ये क्या है, एपिडर्मिस है। सारे एपिडर्मिस लेंथ में इंक्रीज नहीं करेंगे, सारे एपिडर्मल सेल तो बहुत सारे हैं, ये भी एपिडर्मल सेल है, ये भी 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 है, मतलब सारे एपिडर्मल सेल ही हैं। और सारे एपिडर्मल सेल मिलकर एपिडर्मल लेयर बना दिए। कोई कोई एपिडर्मल सेल लेंथ में इंक्रीज कर जाता है, सपोज जैसे ये लेंथ में इंक्रीज कर गया। क्लियर है ना बच्चे, सारे नहीं, कोई कोई एपिडर्मल सेल लेंथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रूट हेयर इज अ सिंगल सेल, याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूं आपको, रूट हेयर क्या है, रूट हेयर इज, जैसे देखो एक ये भी लेंथ में इंक्रीज कर जा रहा, ठीक है, यही तो रूट हेयर है, ये भी रूट है। देखो ना, एपिडर्मल सेल सिंगल सेल क्या हो रहा है, लेंथ में इंक्रीज कर जा रहा है, एक्सटेंड हो जा रहा है और रूट हेयर फॉर्म कर रहा है। अब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में दिस इज द सॉइल पार्टिकल, ये क्या है, दिस इज द सॉइल पार्टिकल। बेटे नोट करते चलना, है ना, ये क्या है, सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है, आप समझ ले, सॉइल पार्टिकल है, ये सारे सॉइल पार्टिकल्स हमने बना रखे। एंड आई टोल्ड यू दैट वाटर इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, तो ये डॉट से हमने दिखा दिया। पूरी मैकेनिज्म समझना बेटे, वो एक रफली बता देना कि वाटर का कंसंट्रेशन सॉइल में ज्यादा होता है, इसी वजह से वाटर सॉइल से रूट हेयर में चला आया और रूट हेयर फिर इसे ट्रांसपोर्ट कर देता है, किसको, रूट को, और फिर रूट से जाइलम लेके चला जाता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, आप पूरी मैकेनिज्म देखना, समझना। ये वाटर सॉइल पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट है। क्लियर है, क्या है ये, वाटर प्रेजेंट है। चलो मैं एरो से दिखा दे रहा हूं, ये वाटर
क्या लिख दिया मैंने, H2O प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, H2O। H2O आप चाहे वाटर लिख लें चाहे H2O के वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में देखो छोटे छोटे डॉट मैंने दिखा जो वाटर प्रेजेंट है सॉइल पार्टिकल के बीच में, ठीक है। अब क्योंकि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉइल इज हायर देन द रूट हेयर, सॉइल पार्टिकल के बीच में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो रूट हेयर की तुलना में ज्यादा है। सो वाटर विल डिफ्यूज फ्रॉम सॉइल पार्टिकल टू द रूट हेयर। तो यहां पे ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू यहां पे जो वाटर है ये क्या हो जाएगा, ये देखो बड़े आसानी से चला गया कहां पर, रूट हेयर में चला जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, वाटर मूव फ्रॉम सॉइल पार्टिकल टू द रूट हेयर because concentration of water in soil is higher than the root hair. Now अब जब वाटर रूट हेयर में गैदर होगा, इकट्ठा होगा, so root hair will swell, root hair will turgid। अब जब पानी सपोज दैट अगर ये कोई चीज है इसमें आप लगातार पानी भर रहा है, समझना आप इसको, लगातार वाटर इसमें भर रहा है तो क्या होगा, अरे ये स्वेल होता जाएगा, टर्जिड होता चला जाएगा। मान लो ये इसकी साइज ये बढ़ गई, क्यों, बिकॉज वाटर इज गैदरिंग इनसाइड द सेल, सो इट विल बी स्वेल, इट विल बी टर्जिड। ये क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। सेम वही चीज यहां पर हो रहा है, वाटर सॉइल से डिफ्यूज कर रहा है, वाटर सॉइल से रूट हेयर में जा रहा है, देयरफॉर रूट हेयर विल बी टर्जिड, रूट हेयर विल स्वेल and water exert a type of pressure called turgor pressure। जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो वाटर एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसे टर्गर प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर कहेंगे। अब क्योंकि पानी इसमें भर गया, वाटर भर गया, वाटर भरने की वजह से ये स्वेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और जब स्वेल हो जाएगा तो वाटर एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसे टर्गर प्रेशर कहेंगे। और ये प्रेशर करेगा क्या, ये प्रेशर वाटर को ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पुश करेगा, ढकेलेगा। आप पॉलीथीन में पानी भर दो, जितना पानी आप भरते जाओगे या बैलून में आप वाटर फिल कर लो, भर लो, जितना पानी की मात्रा जाएगी, जितने पानी की मात्रा बढ़ेगी उतना ज्यादा टर्गर प्रेशर, पानी उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, कितना प्रेशर लगाएगी, वो पॉलीथीन फट जाएगा, वो बैलून फट जाएगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वाटर टर्गर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और प्रेशर फिर इतना बढ़ जाएगा कि वो फाड़ देगा, पॉलीथीन को ब्रेक कर देगा और बाहर निकल जाएगा। अब यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, so here water exert a type of pressure called turgor pressure. Due to the turgor pressure, water move from root hair to the cell of cortex, cell of root। टर्गर प्रेशर की वजह से वाटर रूट हेयर से कॉर्टेक्स के सेल में जाएगा। कहां, रूट के सेल में जाएगा। आप ये देखो, ये कॉर्टेक्स के सेल है, समझना आप इसको बच्चे। ये क्या है, ये कॉर्टेक्स है, ये क्या है, ये कॉर्टेक्स है। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स आता है, याद रखोगे। एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा, कॉर्टेक्स लेयर आएगा। अब क्या, वाटर सॉइल से ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि सॉइल में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहां पर तो ऑस्मोसिस होगा, तो वाटर विल मूव फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड
water is gathered in the root hair, due to which water exert a type of pressure called turbulent pressure. Now this turbulent pressure push the water from the root hair to the cell of cortex. अब वाटर देखो यहां से कहां आएगा, अब वाटर यहां से दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा सेल बनाता हूं, ये आप देखें वाटर कहां जा रहा है, रूट हेयर से कॉर्टेक्स के नेबरिंग सेल में, वो वाला सेल जो बिल्कुल पास होगा रूट हेयर के, कॉर्टेक्स का वो सेल, द नेबरिंग सेल ऑफ कॉर्टेक्स, सेल का कॉर्टेक्स का जो नेबरिंग सेल होगा, मतलब वो सेल जो रूट हेयर के बिल्कुल पास होगा, वाटर उसमें जाएगा। नाउ अब जब यहां पर भी वाटर का कंसंट्रेशन, यहां भी वाटर ये देखो बढ़ रहा है, नाउ वाटर इज आल्सो गैदर्ड इन द नेबरिंग सेल ऑफ कॉर्टेक्स, नेबरिंग सेल ऑफ रूट, सो इट विल आल्सो टर्जिंग, ये भी टर्जिंग होगा। अब ये टर्जिंग होगा तो यहां पर कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्सर्ट होगा, मतलब सीधी सी बात इतनी सी है कि यहां भी जब वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यहां भी प्रेशर एक्सर्ट होगा, समझ रहे बात, यहां भी प्रेशर एक्सर्ट होगा, और उस प्रेशर की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वाटर एक सेल से दूसरे सेल, फिर दूसरे सेल से तीसरे सेल, एंड तीसरे सेल से फोर्थ सेल, इवेंचुअली इट विल रीच टू द जाइलम, और फिर ये कहां पहुंच जाएगा, ये एंडोडर्मिस से होते हुए कहां पहुंच जाएगा, जाइलम में पहुंच जाएगा। ये एंडोडर्मिस है, ये क्या है, एंडोडर्मिस, क्या बताओगे इसे आप, एंडोडर्मिस। फिर से सुनना, हुआ क्या था, वाटर का कंसंट्रेशन सॉइल में ज्यादा था, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर सॉइल से रूट हेयर में चला गया। अब रूट हेयर में वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से रूट हेयर टर्जिव हो गया, तो यहां पर एक प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हुआ, और वो प्रेशर वाटर एक्सर्ट कर रहा था, जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। उस टर्गर प्रेशर के कारण, उस टर्गर प्रेशर की वजह से वाटर रूट हेयर से कॉर्टेक्स के नेबरिंग सेल, मतलब सब कॉर्टेक्स के सबसे पास वाले सेल में मूव करेगा, वाटर विल मूव फ्रॉम रूट हेयर टू द नेबरिंग सेल ऑफ कॉर्टेक्स by the force of turgor pressure. Now in cortex water will move from one cell to another cell. अब ये एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता चला जाएगा ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से एक सेल से दूसरे सेल में ये मूव करता चला जाएगा, एंड इवेंचुअली इट विल रीच टू द एंडोडर्मिस, एंड देन it will reach to the what, ये फ्लोएम है, कहीं कहीं पे आपको फ्लोएम ये दिखाई देगा, फ्लोएम है, और जाइलम यहां पे ये होता है, ये जाइलम सेल है, ये जाइलम सेल है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब वाटर कहां पहुंचेगा, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से फिर इट विल मूव टू द
xylem and from xylem it will transport to the all part of the plant और फिर ये xylem क्या करेगा इस वाटर को, क्योंकि जाइलम का आप स्ट्रक्चर देखोगे बहुत सारे पाइप लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। हम जब आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ाएंगे तो वहां हम आपको बताएंगे कि जाइलम के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, है ना, ट्रैकिड होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। तो वो ट्रैकिड और वेसल्स सीधे वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देंगे कहां पर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सीधे उस पाइप से होते हुए प्लांट के हर एक भाग तक पहुंचेगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म है जिस तरह वाटर सॉइल से जाइलम में पहुंचेगा। नाउ दिस जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द सेल। एक बार फिर से समझना बच्चे, एक बार फिर से समझना, मैंने क्या बताया, कुछ नहीं बताया। शुरू कहां से करना है इस स्टोरी को, आप ये देखो। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉइल इज हायर देन द रूट हेयर। सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन रूट हेयर से ज्यादा होता है, देयरफॉर water diffuse from soil to the root hair. Due to the gathering of water in root hair will turgid and water exert a type of pressure in root hair called turgor pressure. That turgor pressure push the water from root hair to the cell of cortex. अब ये टर्गर प्रेशर वाटर को क्या करेगा, टर्गर प्रेशर की वजह से, क्योंकि टर्गर प्रेशर हमेशा, जब टर्गर प्रेशर में वाटर क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ज्यादा हो जाता है ना। तो टर्गर प्रेशर रिजल्ट होगा जिसकी वजह से वाटर रूट हेयर से कॉर्टेक्स के नेबरिंग सेल का मतलब जो सबसे पास वाला सेल होगा, तो यहां पर यही सबसे पास सेल है, सबसे नेबर है, पड़ोसी वाला सेल है इस रूट हेयर का। तो सो वाटर विल diffuse from root hair to the neighboring cell of cortex. Water is also gathered in the cell of cortex. हाँ, यहां बेटे समझना आप, ये ऑस्मोसिस ही हो रहा है, क्योंकि वाटर जब मूव करेगा तो ऑस्मोसिस होगा, लेकिन हम मूव करने को सिंपली डिफ्यूज वर्ड यूज कर सकते हैं। डिफ्यूज प्रोसेस तो ऑस्मोसिस है, लेकिन हम किसी चीज को एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो हम कहते हैं कि ये डिफ्यूज हो रहा है, बट इट इज द ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। ओके, जब वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा सो इट विल कॉल ऑस्मोसिस, बट ऑस्मोसिस आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की लॉ को फॉलो करता है, ये भी फॉलो करेगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वाटर डिफ्यूज रहा है। डिफ्यूज का मतलब यहां पर जा रहा है, यहां पर डिफ्यूज का मतलब ये सेंस है, ठीक है, क्लियर है। हो ऑस्मोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पर ऑस्मोसिस, तो वाटर मूव करेगा तो ऑस्मोसिस है, क्लियर है नहीं, ओके। हाँ, सेमी परमेबल। तो बेटे ये जो रूट हेयर है ये तो इसका सेल मेम्ब्रेन ही तो है ना, ये देखो, अरे ये भी तो एक सेल है, तो इसका मतलब इसमें भी तो सेल मेम्ब्रेन होगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, इट इज आल्सो अ सेल, यही लिखा था मैंने, रूट हेयर इज अ एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। इसका मतलब ये एपिडर्मल सेल, ये जो रूट हेयर ये भी तो एक सेल है, और अगर ये सेल है तो जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन होगा, क्लियर है। क्लियर है या नहीं बताना, हेलो, ओके। तो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है तो जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल है वो, तो सेल मेम्ब्रेन यहां पर है। सो वाटर क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम वाटर टू water will move from soil particle to the root hair by the process of osmosis. किस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। due to the gathering of water in root hair will turgid and water exert a type of pressure called turgor pressure. Now this turgor pressure will push the water molecule from root hair to the where सेल ऑफ कॉर्टेक्स। अब इस टर्गर प्रेशर की वजह से वाटर क्या करेगा, रूट हेयर से मूव कराएगा कहां पर, नेबरिंग सेल ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नेबरिंग सेल में। यहां भी वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा
तो यहां भी प्रेशर ग्रेडियंट एक्सर्ट होगा, प्रेशर ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस इन प्रेशर। इसमें वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें कम। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जितना ज्यादा वाटर का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा टर्गर प्रेशर। तो वाटर इसमें इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। अब जब टर्गर प्रेशर ज्यादा यहां है तो इसमें कम है, तो वाटर यहां से यहां डिफ्यूज करेगा। फिर इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इसकी तुलना में, इस वाले से में वाटर बढ़ता चला जाएगा, वाटर का कंसंट्रेशन यहां इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब यहां अब प्रेशर एक्सर्ट होगा, यहां ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा इसकी तुलना में, तो वाटर यहां से यहां मूव करेगा। नाउ वाटर गैदर इन दिस सेल। अब वाटर यहां इस सेल में गैदर होगा। अब जब इस सेल में गैदर होगा तो इट विल आल्सो प्रोड्यूस प्रेशर, यहां भी प्रेशर प्रोड्यूस होगा, तो वाटर यहां से यहां डिफ्यूज कर जाएगा। इवेंचुअली वाटर विल रीच टू द जाइलम, और एट लास्ट ऐसा होता जाएगा एंड वाटर विल रीच टू द जाइलम। और वाटर कहां पहुंच जाएगा? वाटर विल रीच टू द जाइलम ऑफ रूट, रूट के जाइलम के पास पहुंच जाएगा। नाउ जाइलम, अब ये जाइलम, ये पूरा, ये देखना, ये जाइलम है, ये जाइलम है। नाउ दिस जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर। अब ये जाइलम में पहुंच गया तो बड़े इजली वाटर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। नाउ जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। याद करो 9th में, अरे टिश्यू, प्लांट टिश्यू जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताया रहा होगा वहां जाइलम के पार्ट को, यहां 10th में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, परेशान न हो, वहां जाइलम के कंपोनेंट्स यहां भी आप 9th वाला याद करो, वहां भी आपको जाइलम के कंपोनेंट्स हमने एक्सप्लेन किए थे ट्रैकिंग वेसल्स के बारे में। क्लियर है ये कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताओ। ये क्या था? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस का सेल एक्सटेंड हो जाएगा, लेंथ में इंक्रीज कर जाएगा, उसे रूट हेयर कहेंगे। रूट हेयर में वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू आएगा, फिर यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से वाटर एक तरह का प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, टर्गर प्रेशर। उस टर्गर प्रेशर की वजह से वाटर कहां आएगा? नेबरिंग सेल ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स नेबरिंग सेल में। हियर the concentration of water also increase, यहां भी water का concentration increase होगा, so pressure is exerted, तो यहां भी pressure क्या हो जाएगा? exert होगा। due to this pressure water will move from one cell to another cell and eventually reach to the, कहां पहुंच जाएगा? जाइलम में पहुंच जाएगा। इस सेल में वाटर का concentration बढ़ेगा, सीधी सी बात समझो, इस सेल में पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो इसका मतलब इसकी तुलना में इसमें कम है, तो वाटर यहां से यहां मूव करेगा। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन दिस जाइलम is also increased, so water will move from this cell to this cell and eventually it will reach to the xylem। और इसी तरह वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा जिस सेल में, वो अपने से कम कंसंट्रेशन वाले सेल को ट्रांसफर करेगा, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करेगा, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करेगा, इस तरह जाइलम में पहुंच जाएगा और जाइलम फिर ट्रांसपोर्ट कर देगा वाटर को प्लांट के हर एक पार्ट। Absorption of water from soil is complete। अब ये complete हो गया absorption of water from the soil। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, आप इसको बना लेना, ठीक है? इरेज करूं मैं इसको? इरेज करें? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारी अगली टॉपिक है फोटोसिंथेटिक सेल किसे कहते हैं? बताओ जल्दी से, सवाल मैं आपसे पूछता हूं। Which cell is called photosynthetic cell? Which cell is called photosynthetic cell? बताओ जल्दी से।
जल्दी बताओ नाउ। अब हमारी जो टॉपिक होगी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन सिंपल, मतलब सिंपल का मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल लिखेंगे हम, ठीक है। न्यूट्रिशन इन सिंपल मतलब यूनिसेल्युलर में पहले देखेंगे, देन हम पहुंचेंगे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और कॉम्प्लेक्स में हम स्पेशली ह्यूमन को देखेंगे, ठीक है। ओके, अब सिंपल ऑर्गेनिज्म में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने यूनिसेल्युलर हैं सब में ऐसे ही होता है, लेकिन अमीबा पैरामीशियम को स्पेशली हम देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में 10th के सिलेबस में अमीबा और पैरामीशियम का न्यूट्रिशन है, तो हम इसको देखेंगे, अमीबा एंड पैरामीशियम। सो न्यूट्रिशन इन अमीबा, क्योंकि ये एनिमल है तो एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है वो कई स्टेप में होता है। फिर सुनो हमारी हेडिंग क्या है, न्यूट्रिशन इन सिंपल यूनिसेल्युलर एनिमल सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम। तो क्या बताएंगे, द न्यूट्रिशन इन एनिमल टेक्स प्लेस इन वेरियस स्टेप। एनिमल की बात तो चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, अगर एनिमल है तो उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कई स्टेप में होता है। न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन द वेरियस स्टेप इन एनिमल। पहले हम न्यूट्रिशन के स्टेप्स देख ही लेते हैं। हमने कहा द न्यूट्रिशन इन एनिमल टेक्स प्लेस इन वेरियस स्टेप। फर्स्ट ingestion, second digestion, third absorption, fourth assimilation, ठीक है, assimilation, एंड फिफ्थ इजेशन। इसी को आप इजेशन को ही आप एक्सक्रेशन कहते हो। हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन इन सिंपल और यूनिसेल्युलर एनिमल सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम। द न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल है तो एनिमल में न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होता है। द न्यूट्रिशन इन एनिमल टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Now what is the egestion? पहले इनकी हम देख लेते हैं, ingestion में क्या होगा, digestion में क्या होगा, absorption में क्या होगा, assimilation और egestion में क्या होगा। So now ingestion को देखते हैं, क्या है ingestion, ठीक है। फूड को, अभी हम अमीबा को एक्सप्लेन करेंगे, अभी सिर्फ क्योंकि वहां जब मैं कहूंगा कि इंजेक्शन हो रहा है अमीबा में, यहां पर इंजेक्शन हो रहा है, डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, लेकिन आपको इंजेक्शन का मतलब पता होना चाहिए कि इंजेक्शन में होगा क्या। डाइजेशन में मैं बोल दिया डाइजेशन हो रहा है, एंजाइम अटैक करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो डाइजेशन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, एसिमिलेशन, इजेशन का मतलब क्या। पहले हम टर्म्स को देख लेते हैं कि है क्या, ये टर्म का मतलब क्या है। तो इंजेशन, फूड को बॉडी के अंदर मतलब माउथ के अंदर लेना ही इंजेशन कहलाता है। फिर से सुनना, द इनटेक ऑफ फूड इन माउथ और इन बॉडी, फूड को बॉडी के अंदर और या माउथ के अंदर लेना इंजेक्शन कहलाता है। क्लियर है, कुछ नहीं है इंजेक्शन, फूड को माउथ के अंदर लेना या बॉडी के अंदर लेना इंजेक्शन कहलाता है। हमने फूड उठाया, अब माउथ में ले लिया, समझ लो इंजेक्शन हो गया, ठीक है। डाइजेशन में क्या होगा, अब आपने फूड को माउथ में लिया,
डाल लिया तो करते क्या है, अरे च्यूइंग करते हैं, फिजिकल डाइजेशन करते हैं। फिर फिजिकल डाइजेशन में हम फूड को सिंपल पार्टिकल में, स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ते हैं, देन हार्मोन सीक्रेट होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। फूड को माउथ में लिया, इंजेक्शन हो गया। अब लेने के बाद हम क्या करते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं। दिस इज द फिजिकल डाइजेशन। तो फिजिकल डाइजेशन होगा, देन इसके बाद केमिकल डाइजेशन होगा। अब ये डाइजेशन है क्या, पहले हम ये देखें। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। क्लियर है ना। इंजेक्शन, फूड को माउथ में लेना, इंजेक्शन कहलाता है। फूड लेने के बाद हम उसे तोड़ते हैं बाय फिजिकली एंड केमिकली। तो ये डाइजेशन है क्या, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड into simple and soluble form is called digestion। complex food को simple और soluble form में तोड़ना digestion कहलाता है। अब now what is the absorption? फूड को डाइजेस्ट कर लिया ना, तोड़ लिया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई उसे एब्जॉर्ब करेंगी, एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट करेंगी। सो अब एब्जॉर्प्शन है क्या, to absorb the digested food। फूड डाइजेस्ट हो गया, अब उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। तो क्या बताएंगे, टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड by the microvilli from small intestine is called absorption। स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई के द्वारा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नाम से क्लियर है कि इसमें एब्जॉर्ब किया जाएगा क्या, डाइजेस्टेड फूड। कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके द्वारा, माइक्रोविलाई के द्वारा। याद रखोगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इंजेक्शन, फूड को माउथ में लेना, इंजेक्शन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। होता कहां ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में, माइक्रोविलाई के द्वारा। नाउ एसिमिलेशन क्या है, फूड एब्जॉर्ब कर लिया ना, ब्लड में चला गया, अब ब्लड इस डाइजेस्टेड फूड को, अब ब्लड क्या करेगा, इस फूड को हर एक सेल को देगा, हर एक सेल के पास ले जाएगा, है ना। ब्लड क्या करेगा, ये सपोज दैट ये अपना ब्लड स्ट्रीम है, ये अपना ब्लड है। अब ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है जिसमें ये ब्लड बह रहा है, और ये सेल है। अब ब्लड क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड को, किसको, डाइजेस्टेड फूड को सेल को देगा। सेल करेगा क्या, सेल इसको ब्रेक डाउन करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उस एनर्जी का यूज हम अपने मेटाबॉलिक फंक्शन को, अपने बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो सीधी सी बात बस इतनी सी सुनना, एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। बस एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, यूटिलाइजेशन। मतलब अगर छोटी शब्दों में कहें तो एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। क्या बताओगे आप, द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड inside the cell by mitochondria to produce energy is called assimilation। absorb food को सेल के अंदर यूटिलाइज करना माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एनर्जी निकालने के लिए एसिमिलेशन कहलाता है। क्लियर है, द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड inside the cell by mitochondria to produce energy। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी निकालना एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब लास्ट आता है इजेशन। कुछ नहीं है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। क्या, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड इज कॉल्ड इजेशन। सारे टर्म आपके दिमाग में होने चाहिए। जहां पे अगर मैंने कह दिया कि यहां पे इंजेक्शन हो रहा है, इंजेक्शन तो आपको समझना है, इंजेक्शन का मतलब क्या, फूड बॉडी के अंदर लिया जाएगा। मैंने कहा यहां डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ा जा रहा है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, डाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब किया जाएगा, डाइजेस्टेड फूड विल बी एब्जॉर्ब। एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड विल बी यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। एसिमिलेशन में क्या होगा,
द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। सिर्फ इतनी सी बात समझो, फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी निकालना ही एसिमिलेशन है। होगा कहां? आप याद रखोगे सेल के अंदर, किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अब इजेशन, इसी को एक्सक्रेशन भी कहते हैं, है क्या? द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड इज कॉल्ड इजेशन। इतनी बात अगर क्लियर हो तो अब हम अमीबा, क्योंकि ये सारे टर्म्स अगर क्लियर हो तो मैं अमीबा, न्यूट्रिशन या अमीबा को देख ले बताना। कुछ डाउट? यस, यस बेटे कोई एक बोलो। हाँ क्या? कंप्यूटर की क्लास टाइम हो गया? ओके चलो, मैं आप सब वन बाय वन रीड करोगे और इसको एक बार देख लेना बेटे, ठीक है? ओके चलो, वन बाय वन आप सब लीव करो। यू ऑल लीव द मीटिंग वन बाय वन। ओके ओके ओके, थैंक यू।